घरों में बैठी मेरी माता और बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य की बच्चों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला। मैं तो गांव का आदमी हूँ, हर एक के दुख सुख में, कमी खुशी में शामिल होता रहता था। लेकिन 2005 में जब हमारी सरकार गई तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल में भिजवा दिया। दोष मेरा ये था कि हमने 3206 पढ़े लिखे बच्चों को उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दी। जिन बच्चों को नौकरी लगाया उनकी तो तरक्की हो गई और नौकरी लगाने वाले को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ी। और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया गया कि चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में भी आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूती प्रदान की। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। आज इस प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर लुटेरों की सरकार है। उन्हें देश से प्यार नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं, उन्हें केवल पैसे से प्यार है और पैसा लूटने में यकीन रखते हैं। इसलिए इस प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, इससे योजनाबद्ध तरीके से देश का सारा पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने, ये बिरला, टाटा, डालमिया, बांगर, थापड़, किर्लोस्कर, मोदी, अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं उनके पास जाता है और उनसे ही लूट के खाते हैं। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है, सैर सपाटे के लिए नहीं। मैं विश्व के हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था और मुझे उन मुल्कों में जाकर के एक चीज देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारा ही देश एक वाइड ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रहते हैं। जाति पाति, धर्म और मजहब की दीवारें तोड़ करके हम अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस सब मिल करके मनाया करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 2-3 सालों से इस देश में कुछ ऐसे सिरफिरे लोगों ने सत्ता का सुख भोगने के लिए जात पात का जहर फैला करके देश को बांटने का काम किया और देश में फूट फैला करके तो सत्ता पर कब्जा जमाने में काबिज हो गए और उन्होंने देश का पैसा लूटना शुरू किया। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि आज इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है। सिर्फ किसान ही नहीं, आज कर्मचारी और व्यापारी भी दुखी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मनिहार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, आज हर आदमी इस मौजूदा प्रशासन से चुनाव होंगे और आपके पास सत्ता में बने हुए लोग भी वोट मांगने के लिए आए। आप उनसे एक सवाल पूछ लें, वोट तो आपकी मर्जी पर है, आप कहाँ देना चाहोगे, वो तो आपने सोच के देना। लेकिन उनसे एक सवाल जरूर पूछना कि हमारे देश के ऊपर आज ये लाखों करोड़ का कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी। हमारे शासनकाल में जो सड़कें बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत तक नहीं हो। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पताल में दवाई और डॉक्टर नहीं, बिजली और पानी नहीं, खाद और बीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है। आज देश में विकास के नाम पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा। हरियाणा में जब हमारी सरकार थी और हमारी सरकार जब गई तो हमने 2000 करोड़ से फालतू रुपया खजाने में छोड़ा और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा
वो हजारों करोड़ का कर्जा सर पर लेकर के पैदा, किस बात का कर्जा है, ये एक प्रश्न पैदा होता है। इससे साफ जाहिर है कि पैसा लूट करके खा रहे हैं, देश के विकास की कोई काम नहीं है, देश की बुरी हालत है, इसलिए आपको इस हालत को बचाना हो। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, लोगों को हर प्रकार की सुविधा। और जो सरकार ये सब करने में सफल ना हो उस सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। और सरकार अगर त्याग पत्र ना दे तो फिर जनता की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने मताधिकार से इस प्रकार की सरकार का पतन करे। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने पिछली मर्तबा मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के वक्त एक घोषणा की थी कि जिस किसी साथी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो मेरे निवास पर आकर के दरख्वास्त दें, मैं उसकी मदद करूं। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास भी था। मैंने देखा वो कोठी सुननी पड़ी थी। मैंने गाड़ी रोक करके अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला करके पूछा कि भाई मुख्यमंत्री का निवास तो सुनना पड़ा है, कोई दरख्वास्त देने वाला नहीं आता है। लोगों ने कहा क्या करेगा कोई आकर, काम तो किसी का होता नहीं, कोई दरख्वास्त भी करके आता है उसे पुलिस वाले पीट करके जेल भेज देते, इसलिए कोई आता नहीं। मैंने उसी दिन से मन में एक निर्णय कर लिया कि हमारी सरकार जब भी बनेगी हम इस नीति को बदलेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकारें तो बदलती रहती है लेकिन नीति नहीं बदला करती। और आपके सहयोग और समर्थन से हमारी सरकार बनी और जब सरकार बनी तो मैंने अपनी उस मन में धारणा को पूरा किया। अपनी पहली कलम से एक फैसला लिखा कि वो लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, सरकार लोगों के पास जाएगी। और साल में एक दफा मैं हर गांव में जाया करता था। सदलपुर तो हमारा मजबूत घट रहा है लेकिन मैं आपके गांव में आता था कि नहीं आता था। और जो मांग आपने रखी वो आपकी पूरी की गई थी कि नहीं की गई। अब भी मैं आपको एक ही वायदा करके जा रहा हूँ कि अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में भी अच्छे काम करें। कि देश के आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। हमने सत्ता संभालने के बाद एक निर्णय लिया कि अब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, सरकार लोगों के पास जाएगी। अब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हर गांव में जाता था और लोगों से उनकी जरूरियात पूछ करके उनके काम किया करता था। ये हमारी सोच। अब भी मैं सीधी भाषा में एक ही बात कहते जा रहा हूँ, राज तो निश्चित रूप से बनेगा क्योंकि दुखी लोग अब सरकार के खिलाफ। जेल से रिहा होने के बाद मैं पहली दफा उन साथियों का आभार व्यक्त करने के लिए गया जो पिछले एक साल से गर्मी सर्दी और बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों पर इसलिए डेरा जमाए बैठे हैं कि ताकि किसान के विरोध में जो 3 काले कानून केंद्र की सरकार ने बनाए हैं वो कानून वापस लिए जाए। प्रधानमंत्री इस बात पर बजित था कि बने हुए कानून कभी वापस नहीं होते, लेकिन बधाई के पात्र वो लोग जिन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ एक संकल्प लिया कि हम मर जाएंगे लेकिन जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम धरने से नहीं हटेंगे। आखिर झक मार करके प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, वो कानून वापस लिए और किसानों से माफी मांगने का काम। इसलिए संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। आपसे एक ही निवेदन करने आया कि आप लोग गांव के छोटे मोटे मतभेद को बुला करके एक सोच के साथ मेरी पार्टी के प्रत्याशी को इसलिए वोट दें कि अगर सरकार हमारी बनेगी तो हम आपके हितार्थ अगर पहले अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे काम। सीधी भाषा में एक ही बात कह के जा रहा हूँ, राज बना लो फिर थारे सारे खोटर काट लो। मेरा किसी से कोई प्यार नहीं है, मेरा किसी से कोई लगाव नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार किए जाए। हमारी सरकार बनने के बाद जिन बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन इस सरकार ने काटी, चौधरी देवीलाल ने तो बूढ़ों को सम्मान देने के लिए पेंशन शुरू की और इस नालायक सरकार ने वो भी काटी। जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है
उनके कटे हुए पेंशन का पैसा मैं ब्याज के हम उनके घर भिजवा दें और पेंशन और बढ़ाने का काम करें। आपको बिजली पानी की किल्लत नहीं होगी। हमारे राज्य में आपको बीज खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अभी ताज़ा ही परसों या खबरों में एक फैसला छपा है कि सरकार ने जो बाजरे की कीमत सरकारी तौर पर तय की थी वो कीमत वापस ले ली। हमारी जब सरकार थी उस वक्त भी केंद्र की सरकार ने बाजरे के दाम तय किए और केंद्र की सरकार ने बाजरा खरीदने से मना कर दिया। लेकिन अब तो आपको याद होगा कि उस साल भरपूर फसल बाजरे की और हमने सरकारी तौर पर हरियाणा सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य पर एक एक दाना बाजरे का खरीदा, चाहे वो राजस्थान का था, चाहे यूपी का था, चाहे गुजरात का था, चाहे महाराष्ट्र का था, एक एक दाना खरीदा था कि नहीं खरीदा। हमारी मंडियों में जितना भी बाजरा आया हमने उसका एक एक दाना खरीदा। सरकार को तो सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन किसान का नुकसान हमने नहीं होने दिया। अब भी हमारी यही सोच है, राज बना लो, फिर आपको किसी की मेहनत करने की जरूरत नहीं। आपका बाजरा, आपकी दूसरी फसल निर्धारित मूल्य पर सरकार के द्वारा खरीदी जाएगी। हमारे राज्य में किसान को कभी दिक्कत नहीं है। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। आज देश के किसान की हालत खराब है तो देश की हालत ये है कि जो मुल्क दुनिया के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करता था, आज भारतवर्ष की सरकार के सर के ऊपर कई लाख 100 करोड़ का कर्जा है। आज कर्मचारी को तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसा नहीं। आज पुराने कर्जे का ब्याज अदा करने के लिए भी इनको कर्ज लेना पड़ता है। ये हालत आज इस देश की है। इन परिस्थितियों से देश को बचाने के लिए जात पात का जैब बना करके देश के लोगों को लड़ा करके राज करने वाले लोगों के खिलाफ आज सभी लोग इकट्ठे। फतेहाबाद की रैली में आपने देखा होगा, सभी विरोधी पक्ष के राजनेता आपके मंच के ऊपर वो सब लोग दुखी हैं और सारे जुड़ करके इकट्ठे होंगे और चुनाव जब होगा तो फिर निश्चित रूप से इस सरकार का पतन होगा। तो मेरे इस देश के राज भाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। हमारी सरकार आने के बाद मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं कि हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। हमारे शासनकाल में बच्चे पे कोई टैक्स का पैसा नहीं होगा, कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई किताबों के पैसे नहीं देने पड़ेंगे और पढ़ने वाला बच्चा अगर बीमार हो जाएगा तो उसका इलाज भी मुफ्त कराएंगे और पढ़ लिख करके वो बच्चा जब योग्य हो जाएगा तो उसकी योग्यता के मुताबिक उसको नौकरी देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये किस जाति का है, किस वर्ग का है, इसने वोट कहाँ दिया है। हम हर बच्चे को नौकरी देने का काम है। किसी पढ़े लिखे युवक के माँ बाप ने अगर किसी कारणवश वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम वोट की वजह से उस बच्चे का नुकसान नहीं होने देंगे। गांव का बच्चा अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा नहीं सोचेगा। इसलिए मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम लाखों बच्चों को नौकरी देंगे। 3206 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई और कि मैं लाखों बच्चों को नौकरी दूंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी छूटना पड़े। इसलिए मैं आपसे एक ही वायदा करने आया, आप अपने वोट से अपने अच्छे उम्मीदवार का चयन। कौन कौन उम्मीदवार आपके यहाँ चुनाव लड़ रहा है मुझे इससे का सरोकार, लेकिन मेरी पार्टी की तरफ से जो आदमी आपके चुनाव मैदान में आएगा वो हमारी नीतियों का अनुसरण करेगा। अगर हमारी पार्टी की नीति ठीक है तो फिर आपकी सारी सुविधाएं मिलेंगी और ये मेरे बताने की जरूरत नहीं। सदलपुर से तो हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है, ताल्लुक रहा है। ये गांव तो हमारा मजबूत गढ़ रहा है। आप भविष्य में भी उसी प्रकार से मजबूती का प्रदर्शन करेंगे। एक एक वोट हमारी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में देंगे। फिर सरकार आपकी जब होगी तो फिर आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। सीधी भाषा में एक ही बात कह के जा रहा हूँ, राज बना लो, सारे वोट का काट दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।